Hello students, welcome to third lecture of diffraction of light. पिछले दो लेक्चर्स में, पिछले दो वीडियोस में हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स, डिफ्रैक्शन जब लाइट में होता है या लाइट जब डिफ्रैक्ट होती है तो क्या दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है, और इसकी क्लासिफिकेशन क्या होंगे इनको समझने के लिए, ये हमने लास्ट दो वीडियोस में देखा। आज उसी के आगे जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफ्रैक्शन फिनोमेना को मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए, समझने के लिए फ्रेस्नेल क्लास और फ्राउनहोफर क्लास दो क्लासिफिकेशंस थे। यहाँ आप जरूर ध्यान रखिए कि फिनोमेना वही है, सिर्फ उसे समझने के लिए हमने दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो आज हम शुरुआत करते हैं फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन से। आपकी सिलेबस में, आपके बुक में पहले फ्रेनेल क्लास है, बाद में फ्राउनहोफर। मैं पहले फ्राउनहोफर शुरू करूंगी और क्यों करूंगी ये आपको बाय एंड ऑफ लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो जैसा पिछली क्लास में हमने कहा था, फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन में ऑब्स्टिकल या अपर्चर से सोर्स और स्क्रीन दोनों ही अनंत दूरी पर है। और अनंत दूरी की परिभाषा मैंने कही थी कि वाकई में ये अनंत दूरी पर नहीं है, बल्कि ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे लाइट अनंत दूरी से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। मतलब कि लाइट वेव्स आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी से आती है तो रेस कैसी हैं? पैरेलल। ठीक है, तो अब आगे के सारे कंसिडरेशंस में इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि रेस ऐसे ही क्यों आ रही है, क्योंकि हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? फ्राउनहोफर क्लास। तो इसमें सारी रेस जो है वो पैरेलल ही आएंगी, चाहे ये किसी भी एंगल पर इंसिडेंस हो, लेकिन आपस में पैरेलल होंगी। मतलब परिस्थिति ये हो सकती है कि फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन में कि अगर आपकी स्लिट ये है, ये हमारी स्लिट है, तो हमारे रेज जो हैं वो ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, राइट, या ऐसे भी इंसिडेंट हो सकते हैं, या कोई और। अगर आप समझते हैं कि अगर हम कोई और केस ले लें तो यहाँ पर एंगल और भी चेंज हो सकता है, और ये एंगल कौन सा होता है? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। तो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज थीटा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, लेकिन कहते क्या है इसको? नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ नोमेनक्लेचर है जो आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में शुरुआत करें फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में ध्यान रखने वाली बात है कि इंसिडेंट रेज आपस में हमेशा ही पैरेलल होंगी। उनके एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे जो उस अपर्चर से नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि यहाँ पर थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन इस स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन कहते हैं इसको हम नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में रेज आर इंसिडेंस। तो ये है एक जनरल नोटेशंस जो हमें याद रखने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक से आज के, और आज का टॉपिक होगा डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, मतलब एकल छिद्र, हिंदी में कहेंगे एकल छिद्र से प्रकाश का विवर्तन। पिछली क्लास में हमने काफी इसकी कहानियां सुनी, समझ में भी आ गया है। आज की हमारी पूरी प्रक्रिया, पूरी कोशिश होगी कि हम इसे मैथमेटिकली निकालें कि कहाँ इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कहाँ इंटेंसिटी कम होगी। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं। लेट अस कंसिडर अ स्लिट। क्या लेना है हमें? सिंगल स्लिट। तो चलिए एक स्लिट लेते हैं। एक स्लिट है,
ये स्लिट है तो बड़ा छोटा, स्लिट कैसा है, स्मॉल स्लिट। हम ले लेते हैं कोई ए बी इज अ स्मॉल स्लिट, इसकी विड्थ कितनी है, ए, बहुत छोटा है, ए इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। लेकिन क्योंकि चित्र में दिखाना है तो मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। ये काफी बड़ा आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ इसलिए ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। पूरी डेरिवेशन को आसानी से समझने के लिए हमने एक स्लिट कंसिडर किया। ये स्लिट है, मतलब इधर ओपेक है और ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट। ओके, तो ए बी इज अ स्लिट एंड ए बी इज इक्वल टू ए। अब इस पर हम एक सरलतम, बहुत से इजीएस्ट केस ले रहे हैं। तो और इजीएस्ट केस कौन सा है, नॉर्मल इंसिडेंस का। तो लेट अस कंसिडर कि रेज आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट। इस स्लिट पर रेज नॉर्मली इंसिडेंट है, ठीक है। अब रेज ऐसे इंसिडेंट्स हैं, हमें पता है कि क्या होने वाला है, यहाँ पर डेविएटेड और अनडेविएटेड वेवफ्रंट्स आएंगी और हमको स्क्रीन पर इसके कारण डिफ्रेक्शन या डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलने वाला है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मिलने वाली है। तो चलिए कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं इस स्क्रीन पर। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट P, आर्बिट्ररी पॉइंट है ये। P कहीं पर भी हो सकता था, यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, जहां आपको इंटेंसिटी निकालनी है लाइट की। मैं वहां पर कोई पॉइंट P कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट P पर कौन सी रेज आ रही हैं, ये सभी रेज। और जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, हमेशा हमें एक लेंस की आवश्यकता होगी। ये पैरेलल कैसे बनेंगे, ये सोर्स से आने वाली रेज है जिसके पर आपने सामने लेंस रख दिया, इसलिए ये पैरेलल हो गए। इसी प्रकार अगर मुझे पॉइंट P यहाँ चाहिए तो मुझे किसी लेंस से होकर ही ये गुजारना पड़ेगा, तभी मुझे यहाँ पर डिफ्रेक्टेड रेज को मैं सारे के एक जगह पर फोकस कर पाऊंगी। तो अब यहाँ जो भी प्रक्रिया हुई है जिसके कारण ये जो रेज डिफ्रेक्ट होने के बाद किसी एंगल थीटा, एंगल से, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ आई एम टेकिंग दिस एंगल थीटा, मैं इसे ले रही हूं थीटा एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। अब ये जो थीटा एंगल पर डिफ्रेक्ट होने वाले सभी जो एक दिशा में जाने वाले रेज हैं, वही इस लेंस जो यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है मगर उपस्थित है, ये ध्यान रखिए, ये सभी के सभी फोकस होकर के हमें यहाँ मिलने वाले हैं। जो ऑल डिफ्रेक्टेड रेज विल फोकस और सुपरपोज, ये सारे के सारे कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर सुपरपोज करेंगे और मुझे मिलेगा पॉइंट P पर इंटेंसिटी। ये बात क्लियर हो गई है कि हर थीटा के लिए बिंदु P अलग होने वाला है, या उल्टा कहिए हर पॉइंट P के लिए थीटा का वैल्यू अलग होने वाला है। अलग अलग एंगल में डिफ्रेक्ट होने वाली रेज अलग अलग पॉइंट पर सुपरपोज करेंगी। यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको बोल दूं, पिछले 2 लेक्चर्स में तो हमने बहुत प्यार से कहानी सुनी थी। इस लेक्चर में जरूर से आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो पॉज करिए, ड्रॉ करिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए, तब हमें आसानी से समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट, जो सुपरपोजिशन थ्योरम हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा या इंटरफेरेंस में सीखा है, इंटरफेरेंस क्या, व्यतिकरण, तरंगों का व्यतिकरण, सही है। वहां हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन थ्योरम, वही सुपरपोजिशन थ्योरम हम यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो जल्दी से उसे अपने दिमाग में रिकॉल कर लीजिए और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास एंगल थीटा में डिफ्रेक्शन होने के बाद पॉइंट P पर इंटेंसिटी है जो मुझे मैथमेटिकली निकालनी है, ठीक। अब चलिए इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि इंटेंसिटी at point P is equal to intensity at point P is equal to
फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के एक्चुअली ये प्रोपोर्शनल होगा, पॉइंट P पर जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर। और व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल amplitudes superposing at P। इस P पॉइंट पर ये सारे जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ये सभी का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड जो इस पॉइंट पर सुपरपोज करेगा उनका वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम। आप जब वेक्टर सम कहते हैं मतलब इसका एल्जेब्रिक सम, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, उनके आपस में फेजेस के रिलेशन के हिसाब से। अभी समझ में आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट P पर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, हम जानते हैं कि जब ये सुपरपोज करते हैं तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि इनके आपस में बीच में फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कितना है, राइट। तो हमारा पहला काम इस डेरिवेशन पे क्या होना चाहिए कि मुझे ये निकालना है कि ये जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं इनमें आपस में पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना है। तो चलिए पहले ये कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए थोड़ी जगह बना लें। सबसे पहले हम निकालें पाथ डिफरेंस between two points A and B। पाथ डिफरेंस है वेव फ्रंट्स में, वो वेव फ्रंट जो यहां से निकल रही है और दूसरा वेव फ्रंट जो यहां से निकल रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये रे या ये वेव यहां से इस पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है और एक दूसरी है जो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रेवल कर रही है, इनके आपस में डिस्टेंस अलग अलग है। आपस में डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण टाइम टेकन टू रीच दैट पॉइंट विल बी डिफरेंट, समय अलग अलग लगेगा। तो हम कहते हैं इनमें आपस में फेज डिफरेंस है या पाथ डिफरेंस है। कितना होगा पाथ डिफरेंस, ये निकालने के लिए देखिए, लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। यहां से हम A पॉइंट से BP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ये AM इज परपेंडिकुलर, तो लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AM ऑन BP, ठीक है। इस परपेंडिकुलर के बाद ये सारे तो इक्वल हो गए, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, सो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू ओनली BM। सरल है। BM यदि पाथ डिफरेंस है और हम इस फिगर में देख सकते हैं कि यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, राइट। ये एंगल थीटा है तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये भी एंगल थीटा होगा। मतलब एंगल A और BAM इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल थीटा। देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके सोच लीजिए कि ये क्या है। छोटी छोटी जानकारियां जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। मैं फिर से बता दूं कि एंगल सबटेंडेड बाय एनी टू लाइंस, एंगल सबटेंडेड बाय एनी टू लाइन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय देयर नॉर्मल्स। किन्हीं दो रेखाओं के बीच जो कोण है वो उनके लंब द्वारा एक्सटेंडेड कोण के ही बराबर होता है। तो इस रे के लिए हमने ये लंब खींचा था और इस रे का तो लंब ये है ही, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वही एंगल ये भी होगा। ये थ्योरम याद रखना है आपको, ठीक है। तो एंगल BAM भी थीटा के बराबर है। यदि ये थीटा है, ये AB है और ये BM है, तो BM कितने के बराबर हो गया, AB साइन थीटा। सही है, AB साइन थीटा, परफेक्ट। तो व्हाट इज AB को हमने क्या माना है, A क्या है, स्लिट की चौड़ाई, स्लिट विड्थ, तो A साइन थीटा। ये आ गया मेरा पाथ डिफरेंस। तो लेट मी कॉल इट A डेल लैम्डा। पाथ डिफरेंस को लिखने का तरीका होता है, चाहे आप सिर्फ डेल लिखें चाहे डेल लैम्डा लिखें।
तो यदि पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू फेज डिफरेंस बिटवीन विच टू पॉइंट्स ए एंड बी, द मैक्सिमम फेज डिफरेंस, वो कितना हो गया? 2 पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। ये फॉर्मूला है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि ये पहला वाला वेव फ्रंट और ये जो आखिरी वाला वेव फ्रंट है, इनके बीच के बीच फेज डिफरेंस होगा इतना। फाइन, लेकिन हमारे पास ये दो ही तो नहीं है। ये जब सुपरपोज करेंगे इनके बीच का पाथ डिफरेंस इतना है, लेकिन ये सिर्फ दो ही नहीं है। हमें हाइगन का वेव थ्योरी कहता है कि हर पॉइंट से ये अलग अलग आ रहे हैं। तो यहां से जाने वाले वेव फ्रंट, यहां से जाने वाले वेव फ्रंट, इन सभी का फेज डिफरेंस कुछ जीरो से लेके इनके बीच होना चाहिए, एक जैसा तो नहीं होगा। यहीं पर है इस फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का ट्रिक। इसे ही ध्यान से समझ लीजिए। करना ये है, इसको सॉल्व करने के लिए एक बार जब हमें ये मिल गया, हम क्या करने वाले हैं जरा ध्यान से देखिए कि इस ए बी स्लिट को, इसे इसलिए ध्यान से देखिए कि यही ट्रीटमेंट हम बाद में दूसरे के लिए भी करने वाले हैं, दूसरे सिस्टम्स के लिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। और इसे कहते हैं फेजर डायग्राम, जो अभी मैं बनाने वाली हूं। तो लेट अस कंसिडर और लेट अस डिवाइड। तो अब ये पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है कि डिवाइड क्या करने वाले हैं, डिवाइड ए बी। हम कर नहीं सकते, मैथमेटिकली सोच रहे हैं। डिवाइड ए बी इनटू n इक्वल पार्ट्स। देखिए a is very small but still we are dividing it into n equal parts, right? Where n is very large, n को बहुत ज्यादा रखा है, large number, because infinity has no physical meaning। बहुत सारी, कितने हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा? such that just or at least one wave front or one wavelet emerges from it। इतना छोटा कि सिर्फ यहां से एक ही वेवलेट इमर्ज हो सके। वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का हर पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, और वो सेकेंडरी वेवलेट प्रोपोगेट करके पूरा वेव फ्रंट बनाती है। ये है हाइगन का वेव कॉन्सेप्ट, ये आप जानते हैं। तो हमने क्या किया, इसको, इस ए बी को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। चलिए करते हैं। ये पहले से ही बहुत छोटा है, मैं इसको ऐसे मैंने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कहां तक? ए बी तक। ठीक है, अब आपने जब इसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो दिख रहा है कि ये जो है n स्लिट्स की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जहां पे यहाँ पे एक नहीं बल्कि n स्लिट है और इक्वल है। अब इक्वल होने के कारण इसमें से उत्पन्न होने वाले या इस पर से बाहर निकलने वाले, ये तो सभी जगह लाइट थी, हमने तो थोड़ा सा ही बनाया था, तो यहां से निकलने वाले जो वेव फ्रंट्स है, ये सभी, सबका एम्पलीट्यूड कैसा होगा? बराबर। ये ऐसे है जैसे कि आपने 1 को 10 में डिवाइड कर दिया, तो सब में से थोड़ी लाइट आएगी। थोड़ी लाइट का मतलब थोड़ी इंटेंसिटी, और थोड़ी इंटेंसिटी का मतलब थोड़ा एम्पलीट्यूड। मतलब इस पूरे एम्पलीट्यूड को हमने n में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो चलिए एंड लेट अस कंसिडर कि यहां से निकलने वाला हर एम्पलीट्यूड, क्योंकि सबकी साइज एक ही है, तो हर एम्पलीट्यूड को मैं यदि ए से नाम दूं, इस एम्पलीट्यूड को मैं कहूं ए। हर का एम्पलीट्यूड क्या है? ए है, कैपिटल ए है, राइट? ये इसका एम्पलीट्यूड है, और ये टोटल यहां से लेकर यहां तक का फेज डिफरेंस है 2 पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। तो कंसेक्यूटिव दो जो स्लिट्स हमने बनाई हैं, ये दो पार्ट्स जो बनाए हैं, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा?
ये इनके बीच का जो छोटा सा फेज डिफरेंस है ये कितना होगा, ये देख लीजिए। ये जो छोटा फेज डिफरेंस है ये कितना होगा, कैसे निकाले, बहुत इजी है। हमने क्या माना, इनको अलग कर दिया, तो एंड ईच पार्ट हैज एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू लेट ए। हमने इसे वेक्टर से दिखाया, ए वेक्टर है ना। अच्छा, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन two consecutive parts, दो लगातार पार्ट्स के बीच का फेज डिफरेंस, वहां से निकलने वाले जो तरंगाग्र हैं, वेव फ्रंट्स हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चों कुल जब इतना है और हमने n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो बहुत इजी हो गया। तो मैंने इसे एक छोटा नाम दिया, दैट इज इक्वल टू डेल। कितना होगा, इसके डिवाइडेड बाय n होगा। यस, तो 1/n 2 बाय लैम्डा a साइन थीटा। जितना पूरे का फेज डिफरेंस है उसको कुल पार्ट्स की संख्या से हमने विभाजित कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फेज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्ट्स। ये है नहीं, ये सिर्फ कल्पना है, मैथमेटिकल अजम्पशंस, इसलिए ध्यान से इन्हें समझ लेना है। ठीक, अब आगे बढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक बोर्ड साफ कर लूं, आपके लिए जगह बना लूं और ये फिगर भी हटा देते हैं। अब हम आते हैं फ्राउनहोफर के बहुत ही इंटेलिजेंट मेथड से शुरू किया। अब हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स का फेजर डायग्राम। इस फेजर डायग्राम में अब हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव क्या है हमारे पास, n वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स। इनकी संख्या कितनी है, n, जिनके एम्पलीट्यूड a है, जिनके एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड, उन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है a, ठीक है, ये a वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड कितना हो गया, a, और वो मैग्नीट्यूड एक्चुअली किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड। हम लाइट के एम्पलीट्यूड को a कह रहे हैं, लाइट के वेव फ्रंट को एक वेक्टर मान रहे हैं ताकि इनका सम निकाला जा सके। क्योंकि हमने कहा कि पॉइंट P पर जो एम्पलीट्यूड है वो सभी एम्पलीट्यूड्स के वेक्टर सम के बराबर होगा, तो हमने इसे क्या माना, वेक्टर। सही, वेरी गुड। अब देखते हैं कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर का जब हम सम करते हैं तो हम जानते हैं कि उनके बीच के एंगल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सारे टर्म्स याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होंगे अगले टॉपिक में भी। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि यदि मेरे पास एक वेक्टर हो गया ऐसा, ठीक है, सारे बराबर हैं, ऑल n वेक्टर्स, n ऑल आर इक्वल, तो आप ये कह सकते हो n इक्वल वेक्टर्स, सारे के सारे की मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। तो ये एक वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड a के बराबर है। फिर एक दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी a के बराबर है और इनके बीच का बच्चों एंगल कितना है, ये कितना एंगल होगा, ये है डेल। फिर तीसरा वेक्टर ले लीजिए, ये भी डेल है, ये भी a है और इसके बीच का भी कोण कितना है, फेजर डायग्राम, इसी को हम कहते हैं इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या,
जिसमें मैंने वेव को उसके एम्पलीट्यूड और आपस में इनके एंगल के संबंध में, फेज डिफरेंस के संबंध में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसे कहते हैं फेजर डायग्राम। ये ऐसे हैं। अच्छा, ये कितने हैं हमारे पास? ये तो हो गए 1 2 3, ऐसे तो ढेर सारे हैं मेरे पास, तो ये चलते चले जाएंगे। तो चलो, ये मेरा आखिरी वेक्टर है, ये मेरा मान लीजिए nth वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? nth। इसका भी एम्पलीट्यूड कितना होगा? a। ये भी अपने पीछे वाले वेक्टर से कितना कोण बना रहा होगा? ये भी अपने पीछे वाले वेक्टर से सेम ही कोण बना रहा होगा, डेल। तो एक ऐसे फिगर जिसमें सारे साइड्स बराबर हो, आपस में कोण भी बराबर सबटेंड कर रहे हो, उनको क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और वो कहता है कि जो रिजल्टेंट आपका वेक्टर होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा वो एक पहले वाले के टेल से आखिरी वाले के हेड तक की जो दूरी है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। और हम इसे नाम देते हैं वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर थीटा। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ये मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स। तो यदि मैं ये निकाल लेती हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पॉइंट P पर कितना एम्पलीट्यूड है। इजी। तो दिस r theta is nothing but the amplitude at point P. And what is point P? Point P is due to angle of diffraction theta. As theta changes, point P will also change. जैसे जैसे थीटा का मान चेंज होगा वैसे वैसे P का मान भी बदल सकता है, या अलग P के लिए अलग थीटा होगा। तो r थीटा मुझे देगा वैल्यू एट पॉइंट P, एम्पलीट्यूड। इन सभी के सुपरपोजिशन से जो मुझे एम्पलीट्यूड मिला है वो मिल जाएगा। तो मेरा काम बन गया। यस। क्या काम बन गया? कि मैं लगा लूं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ये कहता है कि ये वेक्टर जिसका सम मैं यही लिख रही हूं, r थीटा इज इक्वल टू a एम्पलीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, दैट इज a साइन कितने वेक्टर? n। एंगल कितना? n साइन n डेल बाई 2 अपॉन n डेल बाई 2। ये कहता है r थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर साइन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स इनटू डेल एंगल सबटेंड डिवाइडेड बाय 2 अपॉन n डेल बाय 2। तो हमने जो जरूरी फॉर्मूलाज हैं जो पिछली डेरिवेशन से निकले, इसको हमने यहां लिख रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास काम का इक्वेशन है, इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय r थीटा इज इक्वल टू a sin n डेल बाई 2 अपॉन sin डेल बाई 2, जहां डेल का मान क्या है, a स्मॉल a क्या है, ये हमने लिख रखा है। चलिए अब इसको एनालिसिस करते हैं। ये तो हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हमें ये समझना होगा कि ये हमें क्या बताना चाह रहा है। इसके लिए पहले हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर लें इसमें। तो r थीटा इक्वल्स टू a साइन, डेल का मान रखिए
डेल का मान रखने पर ये n तो पहले से है और डेल का मान है 2 पाई बाय लैम्डा a साइन थीटा अपॉन n। तो देख रहे हैं n n कैंसिल हो गया, अच्छा डिवाइडेड बाय 2 भी है, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा साइन, यहां डेल बाय 2 रखने पर 2 पाई a साइन थीटा अपॉन n लैम्डा इंटू 2, सो 2 कैंसिल, ये बचा। अब हमारे पास आता है a साइन पाई a साइन थीटा अपॉन लैम्डा। एक एक एक्सप्रेशंस को बड़े ध्यान से देखिए, ये सारे जरूरी हैं। अपॉन साइन पाई a साइन थीटा अपॉन n लैम्डा, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो आर्ग्यूमेंट है वो एक जैसे हैं, लेकिन एक में n है एक में n नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो क्या मैं इस पूरे को एक नया कांस्टेंट ले लूं इजी करने के लिए, सिर्फ इजी करने के लिए? तो लेट हम ये माने पाई a साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल p, मतलब p इज इक्वल टू इज अ फंक्शन ऑफ थीटा अपॉन लैम्डा भी ले लीजिए क्योंकि ये भी कांस्टेंट है अपॉन लैम्डा। तो पूरे को हमने ले लिया स्मॉल p, नॉट कैपिटल P, एक ऐसे ही कांस्टेंट ले लिया या फंक्शन ऑफ थीटा। पाई कांस्टेंट है, a स्लिट विड्थ कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, सिर्फ इसमें वेरिएबल क्या है? थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बदलेगा तो p का मान बदलेगा, दिए गए एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन के लिए p का मान कांस्टेंट रहेगा। तो p इज अ कांस्टेंट एज फार एज थीटा इज कांस्टेंट, अदरवाइज p इज फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये हमने ध्यान रखना होगा। इसलिए हम r थीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a साइन p अपॉन साइन p अपॉन n, क्योंकि यहां पर n है तो आपको लिखना पड़ेगा। ये लिख लिया। अब क्या करें? अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलिए अब इसमें एक करते हैं। p क्या है? p इक्वल टू पाई a साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो p इज अ स्मॉल क्वांटिटी क्योंकि एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन तो बहुत छोटा है। p कैसा है? स्मॉल क्वांटिटी, राइट? एंड हाउ इज n? n इज लार्ज, हमने तो बहुत बड़ा रखा है, ऑलमोस्ट इंफिनिटी रखा है। तो p बाय n कैसा होगा? p बाय n विल बी इवन वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, या p बाय n टेंड्स टू 0। क्या कह रहे हैं हम? p बाय n टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि n की तुलना में p बहुत ही छोटा है, इसलिए हम साइन p बाय n, p by n where p by n sin theta is very very small. If theta is very small, then sin theta tends to theta, right? Then it tends to p by n. तो मैं sin p by n की जगह लगा सकती हूँ सिर्फ p by n। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा r theta equals to a sin p small p upon p by n। ये हो गया p, ये हो गया n, ठीक। अब ये बहुत छोटा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया, कुछ समला सा दिखाई दे रहा है, तो हम इसे लिखते हैं r थीटा इज इक्वल टू n a साइन p बाय p, ठीक है। अच्छा, अब चलिए देखें कि अगर मैं थीटा का मान 0 रख दूं, थीटा का मान यदि मैं 0 रख दूं तो क्या होगा? थीटा का मान 0 का मतलब एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन इज 0। एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन किस रे के लिए 0 रहेगा? जब रेज जो है वो सीधे जाकर के सेंटर पर स्क्रीन के इंसिडेंट हो रही है, सुपरपोज हो रही है, वो सभी रेज मतलब सारे के सारे अनडेविएटेड वेव फ्रंट्स और इन द डायरेक्शन ऑफ अनडेविएटेड वेव फ्रंट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ अनडेविएटेड वेव फ्रंट आपको स्क्रीन पे क्या मिल रहा था? मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मुझे अगर मेरी पूरी गणितीय व्याख्या सही है तो मुझे भी वैसा ही मिलना चाहिए। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट थीटा टेंड्स टू 0। हम इसमें क्या करते हैं? Let or the case when theta tends to 0. Theta tends to 0 implies that p tends to 0. p is function of theta.
In that case, r theta can be written as r0. Theta tends to 0. So I'll write it r0. That is equal to, इसका वैल्यू कितना है? Na. अच्छा, and then p tends to 0. Shall I write limit p tends to 0? Sin p upon p. जाना पहचाना लग रहा है? हाँ. तो अब limit p tends to 0, sin p by p is equal to 1. So this is simply equal to n into a. ये क्या हो गया? r0. ये क्या हो गया? r0. इसलिए चूंकि r0 is equal to na, और what is r0? Amplitude for अनडेविएटेड वेव फ्रंट्स. इसलिए आर थीटा को आप लिखिएगा, आर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं r0, ये हो गया साइन p अपॉन p. और इन टर्म्स ऑफ, ये एम्पलीट्यूड तो हमें नहीं समझता, हमें तो इंटेंसिटी समझ में आती है. तो इंटेंसिटी आई थीटा एट एनी पॉइंट इज प्रपोर्शनल टू k टाइम्स और इज प्रपोर्शनल टू r थीटा स्क्वायर. Intensity is proportional to r theta square. So what I will write, I theta is equal to k, कोई constant, r theta square. That is equal to k r naught sin p upon p का whole square. या r square भी कर लीजिए इसको. अब मैं इस quantity को या k times n square a square को क्या नाम देती हूँ? I naught square sin p अपॉन p का होल स्क्वायर. ये है मेरा इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट थीटा इज इक्वल टू आई नॉट दिस, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू k n स्क्वायर a स्क्वायर. व्हाट इज इट? k n स्क्वायर a स्क्वायर. एज एक्सपेक्टेड, जब हमारे पास आई नॉट मतलब इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा, इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के उस पॉइंट पर जहां सारे अनडेविएटेड रेज आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि यदि 10 स्लिट में मैंने विभाजित किया था तो वो 10 स्लिट से जो इंटेंसिटी आ रही है उसी के बराबर होगा. कहीं और तो जा नहीं रही है, वो सारी की सारी इंटेंसिटी वहीं पर सुपरपोज होनी चाहिए. यही तो उम्मीद कर रहे थे. यदि 2 छिद्र हैं तो 2 छिद्र से जो इंटेंसिटी आ रही है वो सेंटर पॉइंट पे मिलेगी. अगर 10 है तो 10 की मिलेगी, अगर 1000 है तो 1000 की मिलेगी. तो वही तो मिला, n टाइम्स k n स्क्वायर a स्क्वायर. n स्क्वायर k इज अ कांस्टेंट, a स्क्वायर एम्पलीट्यूड, एक के कारण का एम्पलीट्यूड, तो सभी का एम्पलीट्यूड कितना? na का होल स्क्वायर इज द इंटेंसिटी. तो जैसा हम समझ रहे थे वैसा मिला. लेकिन दूसरे बिंदुओं पर कैसा है? दूसरे पॉइंट पर ये सिर्फ आई नॉट के बराबर नहीं है, बल्कि एक और फैक्टर आ गया, और वो कैसा है? साइन फंक्शन है. साइन कैसा है? पीरियोडिक. मतलब इंटेंसिटी जो है वो पीरियोडिकली साइन फंक्शन के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है. किसी पॉइंट पर अधिकतम है, किसी पॉइंट पर न्यूनतम भी हो सकती है, लेकिन सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी है? I0 के बराबर. तो इसको कहते हैं हम निकालना इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब हम इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे और निकालेंगे कि स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा. पॉइंट P पर आर्बिटरी तो आपको मिल गया, पॉइंट P पर इंटेंसिटी तो आपको मिल गई, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, मैक्सिमम की इंटेंसिटी कितनी होगी, क्या सारे मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के जितने इंटेंस होंगे. ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें एनालाइज करने पड़ेंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन या एक मूल मंत्र डिफ्रेक्शन के लिए इतने में निकला, वो है आई थीटा इज इक्वल टू आई नॉट साइन पी अपॉन पी का होल स्क्वायर. तो टेक होम इक्वेशन. चलिए, तो फिर से मैं ब्लैक बोर्ड आपके लिए क्लीन करती हूँ. और हमारा जो मूल मंत्र, टेक होम रेसिपी, इस पूरे एनालिसिस से, फेजर डायग्राम से, देन
सेंट्रल इंटेंसिटी, सेंट्रल मैक्सिमा लेने के बाद जो इक्वेशन आया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही खूबसूरत सा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन P अपॉन P का होल स्क्वायर. दिस इज योर सेंट्रल इक्वेशन. ये याद रखना है. आई नॉट क्या है? इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा. बिल्कुल सीधे सी स्क्रीन में ऑब्स्टिकल के ठीक सामने ये है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा और वही इंटेंसिटी मैक्सिमम है. उसके बाद में ये सारे साइन के फंक्शन आने वाले हैं. तो नाउ वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंटेंसिटी कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा. तो एक सेंट्रल मैक्सिमा तो आपको मिल चुका है. कहां पर? जहां थीटा इक्वल टू 0 है. दैट इज द इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा. सो यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट दैट एट थीटा इक्वल्स टू 0 गेट द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और उस पर इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट. इसको तो हम नाप सकते हैं. एन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं था, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैथमेटिकल था. ए क्या है नहीं पता है, लेकिन क्या नाप सकते हैं? इंटेंसिटी. तो जो नापने वाली चीज है वो हमें फिजिक्स में समझती है. तो अगर मैं इंटेंसिटी आई नॉट नाप सकती हूं तो मैं बाकी पॉइंट्स पर इंटेंसिटी निकालने की स्थिति में हूं. ठीक है. तो उस इंटेंसिटी, सेंटर में जितनी इंटेंसिटी है उससे कम होगी, उससे ज्यादा होगी, क्या होगी, यही हम समझना चाह रहे थे. तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी. क्या सेंट्रल मैक्सिमा इसके अलावा व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर मिनिमा? तो चलिए निकाल लेते हैं मिनिमा. कहां कहां पर ये मिनिमम होगा? डिफ्रेक्शन मिनिमा. तो बस मैथमेटिकली सोचिए कि ये इक्वेशन कब मिनिमम होगा? आई विल बी आई मिनिमम. कब कब? when sin P upon P is minimum. कितना? ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी? 0. When will it be 0? अब sin P upon P कब 0 होगा? sin P upon P is equal to 0 if sin P equals to 0 but P is not equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो sin P equal to 0 results into P equals to plus minus n pi. कहां कहां पे 0 होगा? जब P का वैल्यू 0 है? नहीं, क्योंकि ये परमिशन नहीं देगा. P cannot be equal to 0. तो कहां होगा? पाई पर. मतलब n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. P का वैल्यू क्या हो सकता है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, प्लस माइनस बोथ, n पाई. n is 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इट कैन नॉट बी 0. n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. तो पॉइंट्स ऑफ मिनिमा क्या हो गए? पोजीशन ऑफ मिनिमा. पोजीशन ऑफ मिनिमा कहां पर पाए जाएंगे? पोजीशन ऑफ मिनिमा आपने निकाल लिया जहां P का वैल्यू ये है. लेकिन P क्या है? P क्या है? जरा याद करिए. P क्या था? P इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा a साइन थीटा. तो a साइन थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? प्लस माइनस n पाई. जहां ये P n पाई के बराबर है, ये 2 पाई a साइन थीटा अपॉन लैम्डा n पाई के बराबर है, वहां पर मुझे मिलेगा इंटेंसिटी कितनी? 0. क्यों? क्योंकि अगर ये 0 है तो ये तो पूरा ही 0 हो गया. तो इंटेंसिटी एंड मिनिमा क्या है? 0 एट ऑल. For all values of n, I is going to be equal to 0, right? So P equals to इतना पर. ये आप देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला? implies that पाई a sin, this is not, I'm sorry, ये इसे मिटा लीजिए. ये 2 नहीं था यहाँ पर, ये सिर्फ पाई a sin थीटा अपॉन लैम्डा है. आप चेक कर सकते हैं. पाई a sin थीटा में से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आया a sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा. ये है मेरा कंडीशन फॉर या पोजीशन ऑफ मिनिमा. मिनिमा के पोजीशन से
मतलब थीटा के वो वैल्यूज जिसके लिए ए साइन थीटा का मान लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा के बराबर है, वहां पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। थीटा के उन मानों के लिए जहां पर ए साइन थीटा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा के बराबर है, वहां पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर? तो दिस आर द पोजीशन। और कितनी होगी इंटेंसिटी वहां? 0। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा दिस एंड इंटेंसिटी एट मिनिमा, इंटेंसिटी एट मिनिमा इक्वल्स टू 0। देखो ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा पोजीशन और ये हमारी इंटेंसिटी। एक तो कितने मिनिमा है? ढेर सारे मिनिमा, एक सेंट्रल मैक्सिमा और ढेर सारे मिनिमा। तो तभी संभव है ना जब कुछ और भी मैक्सिमा होंगे। हमारे पास एक सेंट्रल मैक्सिमा है जहां पर इंटेंसिटी I0 है। फिर हमने निकाला कि मिनिमा की पोजीशंस क्या हैं, तो पता लग रहा है कि एक नहीं ढेर सारे मिनिमा है। इसका मतलब और भी मैक्सिमा है। चलिए उन मैक्सिमा को निकालते हैं। अब हम पोजीशन ऑफ मैक्सिमास निकालते हैं, या इन मैक्सिमा पर इंटेंसिटी कितनी है ये भी निकालेंगे। तो हम निकालते हैं मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा या पोजीशन फॉर मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। हमने पहले नोट करके रख दिया है, ये हमारा रेसिपी I इक्वल टू I0 साइन पी अपॉन पी का होल स्क्वायर। हमको इसमें से मिला कि मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी, कहां पर? जहां ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा होगा। अब हम मैक्सिमा के लिए डिस्कस करते हैं। तो जरा इस इक्वेशन को देखिए, I इक्वल्स टू I0 साइन पी अपॉन पी होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? ये कितना होगा? जब इसकी वैल्यू होगी +1 के बराबर, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? +1। सही है। कब होगा? तो I will be maximum when sin p upon p whole square, yes sir, this is maximum. This is maximum. कब मैक्सिमम होगा? कब मैक्सिमम होगा ये? हम जानते हैं कि when limit p tends to 0, p tends to 0, इसके लिए तो हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिल गया है। फिर बाकी पॉइंट्स पे क्या चाहिए हमें जब हमने ये p टेंड्स टू 0 किया था तब तो हमें ये मैक्सिमम मिला और हमें मिला I इक्वल्स टू I0। तो इसके अलावा कहां पर मैक्सिमा है ये निकालने के लिए हम मैथमेटिक्स का मैक्सिमा और मिनिमा के थ्योरम इस्तेमाल करेंगे कि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx इक्वल टू y या y इक्वल टू fx है, तो हम जानते हैं कि वो मैक्सिमम जहां पर होगा वहां पर dy बाई dx का मान 0 होगा। क्या करना है हमें? डेरिवेटिव उस फंक्शन का 0 होना चाहिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। ठीक, तो हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस इक्वेशन से तो हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो चलिए फॉर मैक्सिमा, तो di अपॉन dp एट मैक्सिमा और मिनिमा मस्ट बी इक्वल टू 0। निकाल लीजिए, अब इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो I इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी पी निकाल लेते हैं। डी आई अपॉन डी पी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, I0 2 टाइम्स साइन P अपॉन P फंक्शन ऑफ फंक्शन, और ये हो जाएगा P साइन P का cos P माइनस साइन P अपॉन P का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सिंपल है। P बाई क्यू होल स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, 2 टाइम्स P बाई क्यू फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इज P प्राइम क्यू माइनस क्यू प्राइम P अपॉन P स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। तो ये आ गया आपका इक्वेशन। पॉज कर लीजिए, वर्कआउट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आया I0 इज इक्वल टू दिस मच।
अब ये जब 0 है तो हमारे पास दिस इज वन फंक्शन, दिस इज अनदर फंक्शन। एक टर्म, ये टर्म को अगर आप 0 करते हो तो आपको मैक्सिमा नहीं मिलने वाला है। ये तो आप देख के भी बता सकते हो कि यदि ये 0 हो गया तो ये तो 0 होगा, तो मैक्सिमा तो मिलेगा नहीं मुझे इसी को चेक करना होगा। तो लेट अस कंसिडर द सेकेंड टर्म, दिस फर्स्ट टर्म इज ऑफ नो यूज। ये सेकेंड टर्म को कंसिडर करते हैं। कंसिडर सेकेंड टर्म p cos p माइनस साइन p अपॉन p स्क्वायर पूरे का इक्वल्स टू 0, और p स्क्वायर तो यहां चला गया 0 में, तो ये मुझे क्या मिला, p इक्वल्स टू 10p। क्या मिला हमें, p इक्वल्स टू 10p। ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है। क्या है ये, दिस आर द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। दिस आर कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या कहते हैं इनको, सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। अनलाइक इंटरफेरेंस में हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कहते हैं, यहाँ इसको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। दिस आर द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। P इक्वल्स टू 10p। अब आप कहेंगे P इक्वल्स टू 10p, अब हम कैसे पता करें कि किस P के लिए, किस थीटा के लिए इसका मान 10 थीटा के बराबर होगा। इसके लिए एक और खूबसूरत सा मैथमेटिक्स लगाते हैं। तो P इक्वल्स टू 10p, इसको ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। P इक्वल्स टू 10p को लेट अस टेक इट इज इक्वल टू y, a equal to b equal to c. What does it mean? Implies that y equals to p and y equals to 10p. Means हमारे पास दो फंक्शन है, y is equal to p, y equals to 10p। तो जहां पर p equals to 10p होगा वहां पर अगर मैं ग्राफिकली इनको प्लॉट करना चाहूं, ये मेरा ग्राफ है, इसमें मेरा ये y एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। इस x एक्सिस में मैं अपनी सुविधा के अनुसार p ले सकती हूँ, 10p ले सकती हूँ, जो मुझे लेना है मैं ले सकती हूँ। एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में, एक ही सिस्टम में मैंने दोनों को प्लॉट करना है। जिस पॉइंट्स पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा मेरा p इक्वल्स टू 10p। ऐसा हम गणित में कक्षा 5वीं 6वीं से करते आ रहे हैं, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहली बार हम ले लेते हैं यहाँ पर p इज फंक्शन ऑफ थीटा, आपको याद है, और ये y है, y इज एनी फंक्शन। तो p इक्वल्स टू y कैसा कर्व बनेगा बच्चों, p इक्वल्स टू y कैसा कर्व बनने वाला है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये क्या है मेरा, y इक्वल्स टू p है, ये क्या है मेरा y इक्वल्स टू p। अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन देखिए, y इक्वल टू 10p, ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। y इक्वल टू 10p के लिए tan थीटा का कर्व जरा याद करिए, जो आप लोगों ने 12th में शायद पढ़ा हो, 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। मैं इसके लिए दोनों तरफ बनेगा, मैं शायद एक ही तरफ बनाऊं, आप जरा ध्यान दीजिए। किस वैल्यू के लिए ये tan थीटा का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है, एसिम्प्टोटिक कहते हैं हम इसको। कहां पर होता है, π/2 पर। यस, फॉर ऑल 3π/2, π/2, 5π/2, 7π/2 ऐसे। π/2 पे tan थीटा का वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी होता है, मतलब खत्म होता है यहाँ, शुरू होगा फिर यहाँ से, ये यहाँ से शुरू होता है, ये इंफिनिटी से आएगा और उसके बाद ये फिर इंफिनिटी की ओर जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये इस तरह से। ध्यान से इस कर्व को समझ लीजिए और ऐसा ही बनाना है। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको ध्यान से बनाइए। अब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है, बहुत मजेदार। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इंटरसेक्शन, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी प्रकार आपको मिलने वाला है, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा पहला पॉइंट, फिर यहाँ मिलेगा, इस तरह से। देखिए π/2 पर ये नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये 0 है आपका, दिस इज योर 0 0 एक्सिस। रुक जाइए, ध्यान से बनाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कर्व तो यहाँ चला गया है।
अगर हम इस तरफ भी बनाते हैं तो ये कर्व कैसे जाएगा, ऐसे, तो यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पहला इंटरसेक्शन होगा -3π/2 पर। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखिए कहाँ मिला मुझे, पहला जो है ये तो 0 0 0 0 पर क्या मिला था मुझे, सेंट्रल मैक्सिमा। जब p का वैल्यू 0 है तो हमें क्या मिला है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसकी बात ना करें, हमें तो हम दूसरे मैक्सिमा खोज रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट आया 3/2 नहीं, 3/2 के पास, 5/2 नहीं है, 5/2 के पास है, लेकिन हमें कुछ पता तो चल गया कि कहाँ आसपास मिलने वाला है। सिमिलरली 7π/2, 9π/2, 11π/2 एंड सो ऑन। मतलब मुझे y इक्वल्स टू या p इक्वल्स टू 10p इस वैल्यू से कौन से वैल्यू सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, ±2n + 1 π/2 where n is not equal to 0, n is not equal to 0, remember it's not at π/2 पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो कहां पर है, n का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो p के लिए या पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस कहां आ गए, जहां p का मान 3π/2, p का मान 5π/2, p का मान 7π/2 एटसेट्रा है, प्लस माइनस इन पॉइंट्स पर मुझे क्या मिलने वाले हैं, मैक्सिमा, है ना, आसान। अब इन्हें सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों कहा जाता है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाई सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर क्यों नहीं कह रहे हैं। चलो सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा। ये p = 3π/2 पे मुझे मैक्सिमा मिल रहा है, इस मैक्सिमा पर इंटेंसिटी कितनी होगी, मैं इसको क्या कहूंगी, I at 3π/2। उन p पॉइंट्स, कैपिटल P पॉइंट्स जहां पर एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 3π/2 के बराबर है, उन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो वो इक्वेशन क्या है, I = I0 sin p/p का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन से आप निकालिए, दिस इज योर प्राइम इक्वेशन, इसी को याद रखना है। तो ये मेरा इक्वेशन में मैं I0 का वैल्यू लगाऊंगी, I0 sin 3π/2 अपॉन 3π/2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी I0, इसको I0 के टर्म्स में ही रखिए, इसकी वैल्यू आएगी I0 अपॉन 22। यस, कितनी आई, पहली सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी I0 अपॉन 22। इसे सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू आएगी I0 अपॉन अप्रोक्सीमेटली आई एम राइटिंग, ये करीब करीब 62 के बराबर। और मजे की बात, इसको सॉल्व करिए, ये आता है I0 अपॉन 121। क्या मतलब, सेंट्रल मैक्सिमा के इमीडिएटली बाद वाला जो मैक्सिमा है वो उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से 22 गुना कम है। उसके दूसरे वाली बात की, और उससे 22 गुना 62 टाइम्स कम हो गया, उसके बाद और 100 गुना लगभग कम हो गया। अनलाइक इंटरफेरेंस, व्यतिकरण में ऐसा नहीं है। व्यतिकरण में अगर आपके पास 20 मैक्सिमा है तो सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी बराबर होती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन मैक्सिमा की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं है, यही इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। यहाँ पर इंटेंसिटी घट रही है, बहुत बुरी तरह से घट रही है, पहली चीज। दूसरा, एक और पॉइंट जो आपने नोट किया होगा, हमें यहाँ मिनिमा के लिए शर्त क्या मिली थी, a sin θ = ±n लैम्डा। a sin θ याद है, पाथ डिफरेंस था, उस स्लिट में से निकलने वाले वेव फ्रंट का आपस में पाथ डिफरेंस। जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि हमें तो मैक्सिमा मिलना चाहिए इंटरफेरेंस में। हमें क्या मिला है, मिनिमा, मतलब ये इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये सिद्ध होता है कि ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये कुछ एक और फिनोमेना था जिसे हमने नया नाम दिया, विवर्तन, डिफ्रेक्शन। सिद्ध हुआ। तो
हमने ये जो वैल्यूज निकाली मिनिमा के लिए और निकाला मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा में जो इंटेंसिटी है वो बहुत बुरी तरह से कम होने के कारण हम इन्हें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर नहीं कहते, हम इसे कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। इन पर इंटेंसिटी भी निकल गई, इनकी पोजीशंस भी निकल गए। तो अब हम इस स्थिति में हैं कि स्क्रीन में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा सके। तो चलिए वी विल ड्रॉ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या हम इसे कहते हैं I वर्सेस P कर्व, इंटेंसिटी वर्सेस P फंक्शन ऑफ थीटा, या इंटेंसिटी वर्सेस थीटा कर्व। इसके लिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको कहते हैं I वर्सेस P कर्व। क्या कहते हैं इसको? I वर्सेस P कर्व। ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जितना हमने पिछले 3 लेक्चर्स में डिस्कशन किया है, इन सभी को ये पूरी प्रॉपर्टीज के साथ ही आता है। तो बहुत खूबसूरत सा डायग्राम, ये देखिए, ये है आपका एक्सिस, इसमें हम P बनाते हैं। क्या ले रहे हैं इसमें? P। किसका फंक्शन है? थीटा का। यस, याद है आपको। ये है I, ये y एक्सिस है जिसमें मैं I ले रही हूं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। अब मैं इसको इक्वल पॉइंट्स पे डिवाइड कर देती हूँ P की वैल्यूज के लिए। तो 0 है, P का वैल्यू यहाँ पर पाई ले लीजिए, फिर 2 पाई ले लीजिए, 3 पाई ले लीजिए, 4 पाई ले लीजिए, 5 पाई ले लीजिए, सिमिलरली माइनस पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। अब मैं फिर से याद दिलाती हूँ, वो इक्वेशंस लिख देती हूँ आपके जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। I इक्वल्स टू I नॉट साइन P अपॉन P का होल स्क्वायर। पोजीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा कहाँ कहाँ पर मिलेंगे आपको? जहां P का वैल्यू प्लस माइनस n पाई है। n is not equal to 0, n equals to 1, 2, 3 and so on. Where are the maxima? Maxima क्या है? कहाँ पर है? जहां P का वैल्यू 2n plus 1 पाई by 2 के बराबर है। Again n is equal to 1, 2, 3, ये याद रखिए। ये है हमारे की पॉइंट्स जो हमारे डिस्कशंस में बाहर आए। तो ड्रॉ करें। मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा कहाँ है? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी है I नॉट, इस पर इंटेंसिटी मैंने बना दिया I नॉट। पहला मैक्सिमा कहाँ मिलता है? मिनिमा कहाँ मिलता है? पाई पर। तो पाई पर इंटेंसिटी कितनी है? 0। तो अगर ये मेरा कर्व है तो मेरी पाई पे इंटेंसिटी क्या हो गई? 0। पहला माइनस पाई, ये इस पॉइंट पर 0। ठीक है। लेकिन देखिए पाई बाई 2 यहां था, यहां पर इंटेंसिटी कम हुई, ना मैक्सिमा है ना 0 है। अब पाई से 2 पाई के बीच आपको मिलेगा 3 पाई बाई 2, और वहां इंटेंसिटी कितनी होगी? 3 पाई बाई 2 पर इंटेंसिटी कितनी होगी? ये है आपका 3 पाई बाई 2। दिस आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा, ये मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं इस पूरे को आधे से डिवाइड करूं, इसको हमने आधे में डिवाइड कर दिया, तो 22 डिविजन्स, इसको 22 डिविजन्स में दीजिए तो कितना छोटा बनेगा बच्चों? बस इतना ही बड़ा। और उसके बाद वाला 62 डिविजन्स, इसको आपको 62 डिविजन्स करने हैं तो और छोटा। मैंने तो फिर भी बड़ा बना दिया क्योंकि दिखाना है मुझे। और उसके बाद वाला उससे भी छोटा, उसके बाद वाला और भी छोटा। तो आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही पुअर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। देखिए ये कितना है? इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, यदि ये I नॉट है तो ये कितना हो गया? I नॉट अपॉन 22, ये हो गया I नॉट अपॉन 62, ये I नॉट अपॉन 121, बहुत कम, इसलिए हम इसे कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। और इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है स्प्रेड। स्प्रेड P का मान माइनस सेंट्रल मैक्सिमा जो है, ये यहां से यहां तक है पूरा,
चौड़ाई देखिए, जबकि उसके बाद वाला मैक्सिमा की चौड़ाई देखिए आधी, उससे आधी है, ये सब बराबर है, ये सब लगभग बराबर है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा का ही स्प्रेड सबसे ज्यादा है। ये सेंट्रल मैक्सिमा का जो स्प्रेड है यही कारण है कि हमें नॉर्मली ये विवर्तन की जो प्रक्रिया है या विवर्तन का इफेक्ट है, प्रभाव है, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्यादातर जगह में यदि सेंट्रल मैक्सिमा है तो बाकी तो वैसे ही इंटेंसिटी इतनी कम है, दिखाई देगी नहीं। ठीक, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालेंगे, यदि इसका स्प्रेड निकालें, विड्थ तो कहां से कहां तक है, -π से लेकर के 2π तक है, मतलब p का वैल्यू -π से 2π, यानी ये टोटल कितना हो गया 2π के बराबर। तो यहाँ वैल्यू कितनी है, p इज इक्वल टू पाई a साइन थीटा अपॉन लैम्डा, माइनस p से प्लस p, तो 2π हो गया, माइनस 2π के बराबर। तो ये p का वैल्यू कितना हो गया 2π, पाई कैंसिल, a साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और स्प्रेड थीटा इज इक्वल टू, थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई a साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू, पहले ये लिख लीजिए, तो हम एक डिफाइन करते हैं हाफ विड्थ, हम क्या परिभाषित करते हैं, अर्ध चौड़ाई, थीटा का आधा मान, कि हम इस पूरे को नहीं लेते, ऐसा लेते हैं जो इसका आधा हो, जहां पर इंटेंसिटी इसकी आधी हो जाए, तो हम इसका एंगुलर विड्थ का हाफ कर देते हैं, तो साइन थीटा डिवाइडेड 2, तो वो क्या हो गया एंगुलर स्प्रेड एक्चुअली होता है हाफ विड्थ, एंगुलर स्प्रेड जो टोटल स्प्रेड का आधा, वो एंगल जिसमें मुझे आधी ही इंटेंसिटी मिले, तो ये कितनी हो गई साइन थीटा बाई 2 ले लेंगे इसमें, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2a, तो ये कैंसिल हो गया। तो इस एंगल के लिए, इस पर्टिकुलर एंगल को मैं कह रही हूँ एंगुलर स्प्रेड, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई a, इसलिए ये मेरा वैल्यू कितना हो गया इतने के बराबर। ये है स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, क्योंकि इसमें बाकी मैक्सिमा तो बहुत ही गौण है, नेग्लिजिबल स्मॉल है, तो मेरा जो स्प्रेड होगा थीटा, और थीटा को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आधी वैल्यू, पूरी नहीं ले रहे हैं, पूरा 2 लैम्डा नहीं ले रहे हैं, आधा ले रहे हैं, तो इस आधे के लिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई a, यहां आता है a जितना छोटा होगा थीटा का मान उतना ही कम होने वाला है, तब आपको ये फिनोमेना आसानी से दिखाई देगा। अभी तक हमने a को कहीं लिमिट नहीं किया था कि a का मान क्या होना चाहिए कि मुझे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई दे, तो ये यहां से आता है, भाई सेंट्रल मैक्सिमा को कम करिएगा तभी तो बाकी दिखाई देगा, वरना इसकी खुद की इंटेंसिटी और चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इन सबको डोमिनेट कर जाता है ये। तो अगर हम इस हिस्से को देखना चाहते हैं, डिफ्रैक्शन का प्रभाव देखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि थीटा का मान कम से कम हो। अगर थीटा का मान कम रखना है तो फिर ये क्या करना होगा, इसको कम करना पड़ेगा। तो ये कम कब होगा, जब लैम्डा और a उसके अनुपाती होंगे। बहुत छोटा रहने से ही हमें दिखाई देगा, a का मान यदि बहुत बड़ा है तो फिर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई नहीं देने वाला है। तो अब मैं आपको इस पूरे लेक्चर में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, एक स्लिट है जिसमें से रेज इंसिडेंट हो रही है पैरेलली, उससे मिलने वाला स्क्रीन पर इंटेंसिटी है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैं आपको सिर्फ सार बता देती हूँ। याद रखिए कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही इक्वेशन याद रखना है, I इक्वल टू आई नॉट साइन पी अपॉन पी का होल स्क्वायर। पोजीशन ऑफ मिनिमा पाई, 2 पाई, 3 पाई प्लस माइनस कितनी होगी इंटेंसिटी, वहां 0, सभी मिनिमा पर इंटेंसिटी 0। मैक्सिमा की पोजीशन, सेंट्रल मैक्सिमा 0, थीटा इक्वल टू 0 या p इक्वल टू 0 पर होगा। बाकी मैक्सिमा जो है वो 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर नहीं होगा, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 पर होगा। और इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से बहुत कम है और इसलिए हम इसे कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट। और सेंट्रल मैक्सिमा
कि इंटेंसिटी आई नॉट, लेकिन उसका जो स्प्रेड है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाय ए। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको इस पूरे डिस्कशन में याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे या डिस्कशन करेंगे कि अगर ये एक स्लिट है तब तो ये हुआ, ये क्या है, ये तो कहानी थी एक स्लिट की। यहां अगर मैंने 2 स्लिट रख दिया, ऐसी उंगली है, इसमें से रेस पास हो रही है, 2 स्लिट है, अब क्या होगा, क्या उसमें से निकलने वाली रेस किस तरह का पैटर्न बनाएंगी, तब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अच्छा 2 नहीं है, 3 है, 5 है, 15 है, 100 है, 1000 है, तो क्या होगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था आप अपने घर के मस्कीटो नेट से देखिए, मस्कीटो नेट में तो कितनी है, जितने में लाइट पड़ रही है उतने में तो हमारे पास सैकड़ों है। यदि वो सैकड़ों स्लिट में से होकर के लाइट जाएगी और सैकड़ों रेस डिफ्रेक्ट होंगे तो क्या स्थिति बनेगी, क्या मेरा डिफ्रेक्शन पैटर्न से बेहतर बनेगा कि खराब बनेगा, क्या मुझे दिखेगा। तो अब ये सिंगल स्लिट की कहानी को हमें बढ़ाना होगा 2 के लिए और n नंबर ऑफ स्लिट्स के लिए। तो अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 स्लिट और फिर उसको एक्सटेंड करेंगे n स्लिट्स के लिए। तब तक keep learning and keep practicing. Thank you.